चलो आ जाओ। तो अभी मैंने सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा था, तो आ जाओ रेड से करते हैं ना, रेड से करते हैं क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ा, रेड से करते हैं हम लोग। 0.06900 में मैं ये बता रहा था कि ये दोनों क्या होंगे मेरे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये दोनों तो नॉन जीरो नंबर्स है, नॉन जीरो नंबर्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। और किसी नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे डेसिमल हो या ना हो, ये क्या होगा हमारा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर की मैं बात कर रहा था, तो लाइट ईयर एक मेजरिंग, हाँ बोलो। सर सपोज अगर हमारा 6 की जगह पर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर्ड होगा ना। सपोज ये 6। 0.00900 ऐसा बोल रहे हो, हाँ। तो देन ये तीनों मेरा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और ये यस ये सर मैं दोनों, यही और पूछ ये रही दोनों मेरा सिग्निफिकेंट रहेगा, ये दोनों मेरा सिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि इन दोनों के पहले एक नॉन जीरो आ चुका है। लेकिन इस दशमलव, इस डेसिमल के बाद के ये थी। दोनों, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार एक बार फिर से बताओ तुम। आंसर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का। आंसर इसका 4 आएगा। यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ। लाइट ईयर क्या करता है, व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर एक मेजरिंग क्या होता है कि जो बहुत दूर जो सेलेस्टियल बॉडीज है ना, सेलेस्टियल बॉडीज हैं लाइक अदर प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स को पृथ्वी पर से दूरी नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर का यूज करते हैं। तो लाइट ईयर बेसिकली क्या है, हमारा डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है। तो डिस्टेंस मेजरिंग, डिस्टेंस को हम मीटर में यूज, कर दो। मीटर में, मीटर में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो ना प्लीज, ध्यान से सुनो, फोकस करो। कॉपी पेन लेकर के बैठो, लिखो, सिर्फ देखो नहीं, कोई फायदा नहीं है, परसों तक ना ये सब भूल जाओगे। इसलिए प्लीज कॉपी पेन लेकर के देखो और फोकस करो। अगर 1 घंटे 1.5 घंटे यहाँ बैठना है तो फोकस करो, वरना क्या फायदा है बैठने का, है ना। तो डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर मैं क्या बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है। बेसिकली हम करते हैं कि यहाँ लाइट ईयर का हम उससे डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। डिस्टेंस किसका मेजर करते हैं, तो बहुत दूर सेलेस्टियल बॉडीज, लाइक मुझे यहाँ से यूरेनस की अगर दूरी नापनी है, मुझे यहाँ से जुपिटर की दूरी नापनी है, मार्स की दूरी नापनी है, मंगल ग्रह की दूरी नापनी है, तो ये सब की हम लाइट ईयर से यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये हम इसके लिए यूनिट है डायमेंशन, तो डायमेंशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर, एंड मीटर का डायमेंशन हो गया एल। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन, तो फोर्स एंड वर्क डन का सेम नहीं होता है, मोमेंटम एंड इंपल्स का सेम होता है। ठीक है, प्रेशर एंड फोर्स का भी सेम नहीं होता है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का भी सेम नहीं होता है। मैं सबका रिलेशन बता दे रहा हूँ, सब निकालना। फोर्स क्या होता है, फोर्स, फोर्स नहीं, यहाँ वर्क लिखना था मुझे, फोर्स लिख रहा हूँ मैं। वर्क का रिलेशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब है कि दोनों का यूनिट बराबर नहीं होगा। मोमेंटम और इंपल्स का यूनिट बराबर क्यों होता है, इंपल्स क्या होता है, व्हाट इज इंपल्स, ध्यान से समझो, ये एक ट्रिकी है। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये तो है कि मोमेंटम जब चेंज कर रहे होगे, यानी कि m2v2 माइनस m1v1 अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब है चेंज होकर के जो भी आ रहा होगा ये तो मोमेंटम ही आ रहा होगा ना। ठीक है, चेंज कर लो, डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट को अगर घटाओगे, वेलोसिटी में से अगर v1 में से v2 को घटाओगे तो वो तो वेलोसिटी ही देगा ना। एक्सीलरेशन में से अगर एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को अगर घटाओगे तो एक्सीलरेशन ही देगा। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, मोमेंटम में से मोमेंटम को घटाते हैं, तो मोमेंटम में से मोमेंटम को घटाएंगे तो मोमेंटम ही देगा हमें। तो इसलिए इसका दोनों का यूनिट क्या होगा हमारा, सेम होगा। प्रेशर एंड फोर्स क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते हैं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो टी जो होता है ना वो 1/f के बराबर होता है, दोनों रिवर्सल होते हैं। ठीक है, टी का यूनिट कितना होता है, सेकंड होता है। और फोर्स का फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, पर सेकंड होता है। यही अंतर है दोनों में। ठीक है। एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल ऑफ, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है किसी प्रोजेक्टाइल पे, प्रोजेक्टाइल का, वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल, इसका आंसर 90 हो गया ना। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन है दिया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।
इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमें क्या करते हैं, कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, तो s/t जो है ना, ये क्या आ गया मेरा, कांस्टेंट आ गया। और s/t होता क्या, स्पीड होता है क्या, तो स्पीड कांस्टेंट आ गया ना, स्पीड कांस्टेंट आ गया क्या। तो ये स्पीड के बारे में ये पूछ रहा था ना, ये स्पीड के बारे में ये पूछ रहा था, तो रिमेन्स अनचेंज हो गया। अगला देखो, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है। अगला सवाल क्या है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा, इन दोनों में मुझे रिलेशन बताना है, और एक रेडियस दे रखा है। तो ये कैसे रिलेट होते हैं, अगर ये सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ये अगर इसका लीनियर वेलोसिटी है, ये अगर इसका लीनियर वेलोसिटी है, इसका रेडियस r है, और अगर ये एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा है, देन वी डिफाइन लीनियर वेलोसिटी एज ओमेगा टाइम्स r। ये डिफिनेशन है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा v इक्वल्स टू, कहाँ पे, v इक्वल्स टू r ओमेगा। चलो आ जाओ 7 नंबर देखते हैं। टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव द रिजल्टेंट इक्वल। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या क्या बता रहा है, देखना, दो वेक्टर्स हैं a और b। पहले तो इसने ये बता दिया कि a बराबर b है, पहले इसने ये बोला, और साथ साथ इसने ये भी बोला कि जब दोनों का आप रिजल्टेंट लोगे, दोनों का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो वो किसी एक के बराबर हो जाएगा, या तो a के बराबर हो जाएगा और या तो b के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये पूरा क्वेश्चन बोला है। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन से आ रहा है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का अगर मैं रिजल्टेंट निकालने जाऊं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये दोनों तो बराबर है, ए और बी बराबर है, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला, ए बराबर बी। चलो कर दो, ए बराबर बी। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ए प्लस बी जो है ना, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो किसी एक के बराबर है, या तो ए के या तो बी के। मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको ए के बराबर मान लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये मैंने कुछ नहीं किया ना, सब कुछ क्वेश्चन बता रहा है मुझे। अगेन क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये रूट जो है ना, ये रूट इधर जाके स्क्वायर में आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर बराबर 2a² बराबर 1 प्लस कॉस थीटा में लिख सकता हूँ क्या। मैंने कुछ नहीं किया, बस कॉमन काटकुट और कॉमन वॉमन किया है। ठीक है, यहाँ से ये हाफ बराबर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया क्या, यहाँ से कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ आ गया क्या, और माइनस हाफ की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 होती है। यहाँ से थीटा बराबर 120 आ गया क्या। ठीक है, चलो ये आंसर हुआ ना सी नंबर, ये आंसर हुआ सी नंबर। क्लियर, कोई डाउट है किसी को, बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ। नो सर। नो सर। सर सर एक बार पिछली वाली स्लाइड बता दो। शिव, हाँ निकालना सर, 6 वाला क्वेश्चन अरे रुको यार, अरे रुको, शिव कहाँ है भाई, शिव कहाँ है यार, शिव, हाँ शिव बोलो, शिव को बोलने तो, हाँ शिव बोलो, शिव बोल रहा था। सर हम कह बोलो रहे थे शिव। पिछली वाली एक बार स्लाइड दिखला दीजिए और एक बार और रिपीट कर दीजिए। पिछली वाली स्लाइड्स ये रही, ठीक है। सर 4th और 5th क्वेश्चन बता दो। ये वाली नहीं सर, जहाँ पे आपने समझाया। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर ये रिपीट कर दो एक बारी। सर ये एक वाली बार रिपीट रिपीट कर, कर दीजिए। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन ये कहा कि Yes, रिजल्टेंट जो है sir. ये रिजल्टेंट होता है ए और बी, अगर दो वेक्टर्स होते हैं मेरे पास, ए और बी अगर दो वेक्टर्स है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी होता है। और ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने बोला ना, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पहले तो बोल दिया कि दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी ए बराबर बी है, पहले ये बोला। हैव देयर रिजल्टेंट, अब उन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना वो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर, दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना। क्वेश्चन ने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनो, ए बराबर बी बोला, ये क्वेश्चन ने बोला।
क्वेश्चन ने मुझे एक और बात बताई कि a प्लस बी जो रिजल्टेंट है a प्लस बी, ये रिजल्टेंट दोनों में से किसी एक के बराबर है। तो या तो ये a के बराबर होगा और या तो ये b के बराबर कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है b के बराबर कर लो। तो मैंने ये वाला यूज कर लिया ना, मुझे ये दोनों ऑप्शन है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ये a के भी बराबर हो सकता है, ये b के भी बराबर हो सकता है, मैंने a के बराबर कर लिया। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। और क्वेश्चन एक और टर्म मुझे ये वाला दे रखा है, a जो है वो b के बराबर, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये देखो a प्लस बी जो था ना, a प्लस बी a के बराबर मैं मान चुका हूं। तो ये देखो a प्लस बी को मैंने a के बराबर लिख दिया, ठीक है। और जहां जहां b है ना, जहां जहां b है वहां वहां मैं a लिख दे रहा हूँ। a क्यों लिख दे रहा हूँ? लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बोल रखा है कि a जो है वो b के बराबर है। क्लियर? इसको सॉल्व करके जब यहाँ पे एक कॉमन निकालना होता है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको क्या, इसको अगर मैं 2a स्क्वायर पूरे को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट जो है ना, ये स्क्वायर रूट इधर जाकर के स्क्वायर चला गया। ठीक है, और फिर 1 प्लस कॉस थीटा बचा, हाफ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस हाफ जो होता है ना वो 120 का वैल्यू होता है। चलो और पीछे बताओ, पीछे किसी को 4 नंबर कैसे 120 की हुआ? सर 6 क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। माइनस हाफ, यहाँ एक लड़की पूछ रही है माइनस हाफ 120, माइनस हाफ 120 के बराबर कैसे हुआ, है ना। तो ये cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, ये याद रखो। कैसे होता है क्या ये, इसको याद रखना है। सर 4 क्वेश्चन बता दो। 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन भी सर। सर 6 सर आगे चलो प्लीज। सर 6 क्वेश्चन बोल लो, सारे बोले जा रहे हो। वेट रुक जाओ ना, वेट करो ना। देखो ये प्रोजेक्टाइल था, हाँ ये प्रोजेक्टाइल था। तो प्रोजेक्टाइल ये पूछ रहा था ना कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो भी होगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो भी होगा, उन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा था। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे या कहीं भी ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकल ही रहेगा। इन दोनों के बीच में एंगल पूछा जा रहा था, दी अपर मोस्ट एन एंगल, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो एंगल कितने बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर में तो फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन नहीं ये कहा, फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन ये बोल रहा है एस इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं इनटू टी। तो यहाँ पे हाँ सुनो, पहले ध्यान से सुनो ना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। के बराबर कितना आ गया, एस बाई टी आ गया। और इस एस बाई टी का जो रेशियो होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम के रेशियो को हम स्पीड बोलते हैं। और स्पीड क्या आ गया, मेरा कांस्टेंट आ गया। यही तो ये पूछ रहा था। छठा नंबर सवाल जो होता है, सिक्स नंबर सवाल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है ना, तो उसका लीनियर वेलोसिटी। अरे अनुष्का अपना माइक बंद कर लो। जेल पेन क्या है एक मिनट। और इंक्रीज नहीं हो सकती। ये देखो, कोई भी लीनियर वेलोसिटी में अगर वो रोटेट कर रहा है v, ठीक है, और इसका रेडियस अगर r होता है ना, और इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं ओमेगा मान रखा हूं, तो इसके बीच का रिलेशन क्या आता है, v बराबर ओमेगा r होता है। इसको याद रखो। इसका डेरिवेशन अगर जानना चाहते हो तो रोटेशन में मिलना या फिर सर्कुलर मोशन में मेरे से मिलना, मैं बताऊंगा। इसका डेरिवेशन है, बहुत शानदार डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या, एक लाइन का सैंपल है। तो सर्कुलर मोशन में आना, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल क्या होता है, v बराबर ओमेगा r। अब सवाल ये है कि क्या ये v चेंज नहीं करेगा, अगर जब तक ये जो बात किया जा रहा है ना, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है ना, ये यूनिफॉर्म वर्ड जो है ना, ये वर्ड ये हमें बता रहा होता है कि ये जो v है ना, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। ये वेलोसिटी क्या हमेशा कांस्टेंट होगा, नहीं। इस वेलोसिटी को भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम जब आगे जाएंगे ना, वो वर्क थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका ये भी चेंज होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन जो हमें पढ़ना है वो कांस्टेंट वाला पढ़ना है। जो सर्कुलर मोशन जो एक चैप्टर में लोग पढ़ेंगे उसमें पूरा कांस्टेंट पढ़ेंगे। लेकिन जब वर्क थ्योरम में जाएंगे ना, जो बाल्टी लेकर के अगर किसी बाल्टी को उठा करके आप वर्टिकली अगर रोटेट कर रहे हो,
ठीक है, तो उसमें जो ये जो वेलोसिटी होता है ना बाल्टी का, वो कांस्टेंट नहीं रह जाता है, वो चेंज होता रहता है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हमारा नहीं है, वो सर्कुलर मोशन है, वो भी एक आर रेडियस का ही सर्कल ड्रॉ कर रहा होता है। वो बाल्टी जो है वर्टिकली, अगर मैं किसी बाल्टी को ऐसे अगर घुमाना शुरू करूं तो बाल्टी आर रेडियस का ही सर्कल जो है ना वो कंसीड कर रहा होता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है उसका। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ स्पीड है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे कुछ स्पीड है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम लोगों को पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम, बट यहाँ हम ये मान के चलेंगे v बराबर ओमेगा। ठीक है, चलो 7वां नंबर सवाल तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब 8वें पे आते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? अगर बेसिकली हम थोड़ा बहुत बेसिक भी जानना चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बहुत बेसिक बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम क्या समझते हैं? तो जो काम लीनियर मोशन में जो काम इनर्शिया कर रहा होता है, सपोज ये पेन है मेरा, इस पेन को अगर मैं थ्रो करता हूँ और सरफेस मेरा फ्रिक्शन लेस है यानी आइस है, पूरा का पूरा आइस बना हुआ है ना, तो यहाँ से बहुत दूर तक आइस का सरफेस है, उस पर मैंने इस पेन को अगर फेंका तो ये पेन मूव करता जाएगा, कभी ये नहीं रुकेगा। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते थे, यानी इसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बेसिकली इनर्शिया इज मास, इसके पास मास है, तो ये उसको जो भी इसका मोशन अपोज कर रहा है उस जो भी इसके मोशन में चेंज करने वाला कोई क्वांटिटी होता है उसको ये अपोज करता है। अब रोटेशनल मोशन में अगर हम बात करें तो सपोज करो कि अगर मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहूँ, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेट कराना चाहूँ, तो इस रोटेशन को भी ये जो है ना, ये बॉडी जो है ना, इस रोटेशन को अपोज करता है। लीनियर मोशन में ये जो मेरा पेन था, ये लीनियर मोशन को अपोज कर रहा है। रोटेशनल मोशन में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस रोटेशन को अपोज कर रहा है। तो लीनियर मोशन में जो प्रॉपर्टी इसको अपोज करता है उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। रोटेशनल मोशन में जो इसको रोटेट करने से अपोज कर रहा होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दोनों एक ही टर्म होता है, रोटेशन और लीनियर मोशन दोनों को अगर तुम एनालॉजी से समझोगे तो बहुत आसान है, अदरवाइज हर चीज को डिराइविंग करते रह जाओगे। तो लीनियर मोशन में जो प्रॉपर्टी इसको अपने मोशन को कंटिन्यू रखने में मदद करता है, वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। सर्कुलर रोटेशनल मोशन में जो प्रॉपर्टी इसको अपने रोटेशन को मैनेज कर रखता है, मेंटेन करके रखा होता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। लाइक ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहता है, लाइक ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेशन में है तो ये रोटेशन में रहेगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो काम इनर्शिया कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन में इस पॉइंट के बाद मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ अगर इस मोबाइल को, तो इसका रोटेशन का तो इस जब ये रोटेट करना शुरू करेगा ना तो फिर ये रुकना नहीं चाहता है। सेम वे जो लीनियर मोशन में अगर ये पेन रुकना नहीं चाह रहा है, तो रोटेशनल मोशन में ये मोबाइल रुकना नहीं चाह रहा होता है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, लीनियर मोशन में जो प्रॉपर्टी इनर्शिया का होता है, सेम प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है, एक जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से इंडिकेट करते हैं, और ये एम आर स्क्वायर आता है। इसका डेरिवेशन है, आगे चल के जब रोटेशन मोशन में आओगे तो उसको हम डिराइव भी करेंगे, पूरा डेरिवेशन है इसका। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रिंग्स, पहले तो ये जानो कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर, जहां पे एम मास होता है और आर रिंग का रेडियस होता है। अब हमारे पास दो रिंग है ना, दो रिंग है, एक का रेडियस आर है तो दूसरे का रेडियस एन आर है। क्वेश्चन समझो पहले, दो रिंग है, एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस एन आर है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताओ मुझे। तो I1/I2 आपसे पूछा जा रहा है। I1 का वैल्यू क्या होगा? ये होगा ना एम आर स्क्वायर, इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ ना। पहले का मैं मास लूंगा और पहले का रेडियस लूंगा, दूसरे का मैं मास लूंगा और दूसरे का मैं रेडियस लूंगा। चलो आ जाओ, पहले का मास कितना है? एम है, रेडियस आर है, आर स्क्वायर कर दिया। दूसरे का मास भी सेम है, रेडियस लेकिन चेंज कर गया, एन टाइम्स आर हो गया। ठीक है, यहां से मास और मास कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास देखना, आर स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आर स्क्वायर, अगेन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा? 1 ओवर एन स्क्वायर, यही आंसर है, 1 ओवर एन स्क्वायर, सी। चलो अगला देखते हैं ना। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, कैसा डिस्क है हमारे पास? रोटेटिंग डिस्क है। स्ट्रेचेज आउट हिज हैंड्स, वो अपने हैंड्स को बाहर निकाल ले रहा है। एंड एंगुलर स्पीड विल बी, देन एंगुलर स्पीड तुम्हें बताना है, ओमेगा बताना है ना। ध्यान से समझो इस सवाल को, थियोरेटिकली समझो, न्यूमेरिकली अगर, क्योंकि रोटेशन कोई नहीं पढ़ के आओ, बट मैं फिर भी थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। न्यूमेरिकली इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट
कोई पढ़ के नहीं आया रोटेशन, किसी ने नहीं पढ़ा, मुझे पता है, सब बोले हैं कि कोई नहीं रोटेशन आपके स्कूल में हुआ ही नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो सपोज करो कि मैं एक रोटेटिंग डिस्क पे मैं एक रोटेटिंग डिस्क पे खड़ा हूँ, मैं एक रोटेटिंग डिस्क पे खड़ा हूँ। रोटेटिंग डिस्क क्या होता है? मैं जिस पे खड़ा हूं ना वो घूमे जा रहा है, तो मैं उस पे खड़ा हूं तो मैं भी घूम रहा हूं। ठीक है, सवाल ये कह रहा है ना कि हाथ को ना उस बंदे ने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब वो बंदा क्या कर रहा है, इसको स्ट्रेच आउट कर रहा है। ठीक है, तो पहले वो ऐसे था, फिर उसने क्या किया, स्ट्रेच आउट किया। तो अब पूछ रहा है कि वो जो डिस्क पे, जिस डिस्क पे वो खड़ा है वो बंदा, उस डिस्क के साथ क्या हुआ, उसके एंगुलर स्पीड के साथ क्या हुआ। सवाल ये है, मेरा जो, मैं जिस डिस्क पे खड़ा हूँ, सीडी डिस्क होता है ना, सीडी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिस पे मूवीज वगैरह चलती है, अब तो आनी ही बंद हो चुकी है वो सब, तो अब तो पेन ड्राइव से काम चल रहा है। तो बेसिकली उसी ड्राइव, ऐसा ही कोई एक डिस्क होगा। कुम्हार का जो जो घड़ा बनाता है, कुम्हार का जो चक्की होता है ना, सपोज भी चक्की के बीचे बीच हम खड़े हैं और कुम्हार हमको घुमाया जा रहा हूँ, मैं भी घूमे जा रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल ये है, कुम्हार का एक स्पीड होगा, उस सपोज ओमेगा से वो घुमा रहा था, मैं ऐसे ऐसे मैंने कर रखा है ना, मैंने अपने हाथ को ऐसे कर रखा है और मैं घूम रहा हूँ, मैं और चक्की दोनों एक साथ घूम रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैंने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया। तो सवाल यह है कि उस जो चक्की, जिस चक्की पे मैं खड़ा हूँ, जिस डिस्क पे मैं खड़ा हूँ, उस चक्की के स्पीड के साथ, एंगुलर स्पीड के साथ क्या हुआ होगा, ये सवाल है। सवाल समझ में आया? मैं खड़ा हूँ, ये चक्की पे मैं खड़ा हूँ, चक्की घूम रहा है, चक्की पे मैं खड़ा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ सेम स्पीड से, सेम एंगुलर स्पीड से। मैंने अपना हाथ स्ट्रेच किया, तो सवाल ये जानना चाह रहा है कि भाई उस चक्की के स्पीड के साथ या मेरा और चक्की के स्पीड के साथ क्या हुआ होगा, ये सवाल है। ठीक है, सवाल समझ में आया सबको क्या? सवाल समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जब Yes, sir. तक मैं चक्की पे खड़ा हूँ, जब तक मैं चक्की पे खड़ा हूँ और मैं Will हाथ not को decrease. अपने 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 हाथ को मैं अगर अंदर रखे हुए हूँ तो कुछ वेलोसिटी होगा। मेरे हाथ को फैलाने के साथ, मेरे हाथ को फैलाने के साथ आखिर क्या फर्क पड़ता है, सवाल ये है। क्या ही हुआ होगा उस चक्की के स्पीड के साथ, उस चक्की के एंगुलर स्पीड के साथ क्या हुआ होगा? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, देखो। तो मैंने जब इस हाथ को स्ट्रेच किया तो मैंने किया क्या, मेरा जो, यानी इतना और इतना बाजू जो है मेरा, इस बाजू का कुछ मास होगा, यहां से लेकर के यहां तक के बाजू का कुछ मास होगा। ये मास जो था ना अभी सेंटर पे था, अब इस मास को ना मैं बाहर लेके चला गया, यानी मैंने मैंने इसका रेडियस जो है ना, इस बाजू का और इस बाजू का रेडियस को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। यानी कि आई जो होता है, ये आई जो होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने अपना रेडियस बढ़ा रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आई को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो मैं आई को बढ़ा रहा हूँ। यानी ये तो पता चल गया कि हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, मैंने इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज कर दिया? सिंपली मैंने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया और मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। ये तो दिख गया मुझे, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। सवाल ये है कि ओमेगा पे क्या असर पड़ा होगा इसका, मैंने, मेरे कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ गया, ये तो मुझे दिख गया, लेकिन एंगुलर स्पीड पे इसका क्या फर्क पड़ा होगा? तो ये सवाल है, ये सवाल जो है ना, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल है। ये सवाल किसका है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये सवाल है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था? सेम है ना, दोनों सेम है, रोटेशन और ट्रांसलेशन। रोटेशनल मोशन को और लीनियर मोशन को अगर रिलेट करोगे, एनालॉजी से काम करोगे, तो कुछ हार्ड नहीं है रोटेशन, एकदम बच्चा वाला चीज है। तो लीनियर मोमेंटम क्या कहा था? लीनियर मोमेंटम को अगर आपने कंजर्व कराया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, कंडीशन क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चलो, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट
एक्सटर्नल टॉर्क। सिंपली लीनियर मोशन में फोर्स होता है, एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क हो गया, कुछ करना ही नहीं है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। इसमें क्या कंडीशन है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो जो भी मैं स्ट्रेच आउट स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेच आउट स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, टॉर्क मैं बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सबके सब इंटरनल है। मैं और वो चक्की दोनों एक सिस्टम है। क्या इस सिस्टम पे बाहर का कोई फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं। मेरा जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। तो मेरा और चक्की का जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क, सॉरी फोर्स नहीं टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, लीनियर मोमेंटम फोर्स, तो मेरा और चक्की का जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया। और अगर ये एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये हमें बताता है कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम रहा होगा ना, एंगुलर मोमेंटम, वही फाइनल के बराबर है, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर आई ओमेगा होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर आई के जगह पे क्या हो जाएगा, मास, ओमेगा पे जगह पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसको एनालॉजी से पढ़ोगे, बहुत इजी है, रोटेशन कुछ नहीं है। रोटेशन जहां जहां रोटेशन में जहां जहां आई दिखेगा वो मास को इंडिकेट करता है, रोटेशन में जहां ओमेगा दिखेगा वो वी को इंडिकेट करता है, जहां टॉर्क दिखेगा वो फोर्स को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है तो ये, हाँ, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, आई वन ओमेगा वन जो होगा ना वो डेफिनेटली आई टू ओमेगा टू के बराबर होगा, ये बोला। यानी कि मैं जब अपना हाथ को अंदर रखे हुए था तो मेरा और ये चक्की दोनों का मिला करके जो भी मेरे पास एंगुलर मोमेंटम होंगे ना, जब हाथ को मैं अंदर रखे हुए था तब, और जब हाथ को मैंने स्ट्रेच किया तब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला कंडीशन है, ये तो हाथ को अंदर में रखा हुआ हूं तब का कंडीशन है। हाथ को बाहर रखा तो हुआ क्या, जब मैंने अपने हाथों को स्ट्रेच आउट किया तो क्या किया मैंने आई को बढ़ा दिया, मैंने आई को बढ़ा दिया, आई को बढ़ा दिया। और ये पूरा टर्म जो है ना, ये बदलना नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट जो है ना, आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है ये बदलना नहीं चाहिए। तो अगर आई बढ़ रहा है तो ओमेगा को घटना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट मेरा फाइनली क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर, ये कांस्टेंट कैसे रहेगा, अगर मैंने अपने हाथ को स्ट्रेच आउट किया, यानी कि मैंने इसका ये जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बढ़ा दिया, लेकिन टॉर्क तो एक्सटर्नल नहीं लगा, सारे टॉर्क इंटरनल लग रहे हैं। अगर टॉर्क इंटरनल लग रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर पहले जितना ही रहना चाहिए। तो इसको पहले जितना ही बनाए रहने के लिए ओमेगा जो है ना ये घट जाएगा। बेसिकली होगा क्या, मैंने स्ट्रेच आउट किया, अगर ये मैं और चक्की 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहे थे ना, 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहे थे, जैसे ही मैंने अपना हाथ स्ट्रेच आउट किया ना, मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लिया, तो चक्की अपना स्पीड घटा लेगा। तो जब ये 5 से रोटेट कर रहा था तो अब ये 4 से रोटेट कर रहा होगा। फिर मैं अंदर लेकर के आया, वापस से चक्की अपना स्पीड 5 कर लिया, फिर मैंने स्ट्रेच आउट किया, चक्की का स्पीड घट जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मैंने स्ट्रेचिंग किया, फिर 5, 4, 5, 4, 5 मैं करता रहूंगा और मस्त एकदम जो है ना डीजे लाइट जो होता है ना, डीजे लाइट जैसा मैं जलता रहूंगा, ऐसे होता है। समझ में आया, इसका प्रोडक्ट को जैसे कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है ना, तो सपोज करो कि ये अगर 5 है और ये 4 था तो 20 आया। अब ये 5 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने 5 से बढ़ा करके सपोज 10 कर दिया, तो इसको 20 बनाए रखना है। 20 बनाए रखने के लिए मोमेंट ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये 2 होना पड़ेगा। समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा के मैं 20 कर दे रहा हूं, ठीक है, तो इसको तो 20 ही आना है, तो एंगुलर मोमेंटम को अपना स्पीड घटा करके 1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर, और कोई कॉम्बिनेशन है, 2, 4, 20 का तो यही 3 ही कॉम्बिनेशन होगा ना, इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। समझ में आया ये सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कंजर्वेशन ऑफ, सर समझ नहीं आ रहा है, अरे यार इजी है, आ गया सर। अब easy किसको नहीं है, समझ में है। आया, जी कर सकते हैं सर, आ गया सर। सर आ गया, सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। सर समझ में नहीं आया। यस सर, एक बार और बताते हैं, एक लास्ट समझ में आ गया। एक लास्ट टाइम मैं और बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक रिपीट लास्ट कर टाइम। दो। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब इस मोमेंट ऑफ जो मेरी ये बाहें है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मतलब ये जो है ना दोनों हाथ जो है ना यहाँ, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस एक्सिस से मैं बाहर लेकर के जा रहा होता हूँ। तो एक्चुअली इतना जो वेट है, ये जो मेरा बाह का जो वेट है, इसका और इसका, ये तो पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे था ना,
ये दोनों बाह मेरा बाहर चला गया, ये और ये बाह बाहर चला गया, और इसको बाहर ले जाने के लिए मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हूं ना, मैंने इंटरनल फोर्स लगाया था। ठीक है तो इंटरनल फोर्स मैंने लगाया, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का थ्योरम है कि अगर आपने टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क आपने नहीं लगा रखा है तो आपका सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा को कंजर्व रहना है। ठीक है, तो सपोज करो कि आई ओमेगा जो है ना वो 20 है, सपोज करो कि आई ओमेगा 20 है, पहले जब मैं अंदर रखा हूं तो ये 20 है। ठीक है, और 20 ये कैसे आया होगा, सपोज करो कि आई ओमेगा होता है ना, ये आई ओमेगा होता है, तो सपोज करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा और चक्की का मिल करके 5 हो रहा है, और चक्की का ओमेगा कितना है, 4 है, सपोज ये है, एक कंडीशन ले लो। ठीक है, मेरा और चक्की का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है, और चक्की और मेरा मिला करके जो एंगुलर स्पीड है वो 4 से हम दोनों घूम रहे हैं ना, एकदम ऐसे मस्त। तो अब मैंने इसको स्ट्रेच आउट किया, तो स्ट्रेच आउट किया तो मैंने अपना रेडियस बढ़ाया, रेडियस बढ़ाया तो इनका मतलब है कि मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, यानी आर के ये प्रोपोर्शनल होता है। तुम मास को जो है ना बाहर लेके चले गए हो, मास जो है, मास कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, मेरा जो वेट होगा वो वेट कांस्टेंट है, मैंने अपने वेट का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा को बाहर लेके गया हूं, मैं दूरी बढ़ा दिया, इस दोनों हिस्से का दूरी जो है ना एक्सिस से, जिस एक्सिस पे मैं रोटेट कर रहा हूं उस एक्सिस से मैंने इन दोनों मासेस का दूरी बढ़ा दिया, यानी मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के सपोज करो कि मैं 10 कर दिया हूं, तो और एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क जब नहीं लगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बताता है कि इसको तो 20 ही रहना है, पहले जब 20 था तो तुम्हारा स्ट्रेच करने से आई ओमेगा का जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने मुझे बताया। तो अगर मैंने अपना इनर्शिया 10 कर लिया था और इसको 20 ही रहना है ना, इसकी मजबूरी है 20 रहना, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है वो इंटरनल लग रहा है। मैं और चक्की दोनों एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, मैं बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ मस्त एकदम जो है ना ऐसे कर रहा हूँ, तो आई 10 हो गया। अब इसको 20 बनना है ना, इसको 20 ही बनना है, क्योंकि शुरुआत 20 से मैंने शुरू 20 से किए था, मेरा आई और ओमेगा मिलकर के 20 आ रहा था, तो इसको मैं यहाँ ले गया तब भी 20 रहेगा, ये यहाँ ले जाऊंगा तब भी 20 रहेगा, यहाँ ले जाऊंगा तब भी ये प्रोडक्ट आई ओमेगा का 20 होना चाहिए, तब भी आई ओमेगा 20 होना चाहिए। ये लीनियर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कहने का मतलब है। 20 से तो कभी 21 नहीं होगा और 19 नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क तुमने नहीं लगाया तो। ठीक है, तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 तो हो गया, मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के 10 तो कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली आई ओमेगा को 20 ही होना है, ये 20 पे मैं फोकस कर रहा हूँ, 20 तो होना ही है, 20 से 19 तो होगा नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो इसको ना अब जो ओमेगा है ना, जो ओमेगा वाला आइटम है ना, इसको ये 2 करेगा। ठीक है, सपोज करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 के बजाय मेरा 20 हो गया होगा, ठीक है 20 हो गया होगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मुझे ये बोल रहा है कि भाई इसको तो 20 ही होना है, 20 से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता, ये 20 हमेशा 20 रहेगा ना, चाहे उधर वाले को तुम कितना भी कुछ कर लो ये तो 20 ही रहेगा। तो अल्टीमेटली ये ओमेगा को कितना होना पड़ेगा, 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है क्लियर क्लियर। अब मैं मस्त, जब भी मैं स्ट्रेच करूंगा ना तो इसका स्पीड घट जाएगा, जब भी मैं इन करूंगा ना तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, फिर मैंने स्ट्रेच किया मेरा स्पीड घट गया, फिर मैंने इन किया मेरा स्पीड बढ़ गया, फिर मैंने किया बढ़ घट गया, फिर मैं अंदर लेकर के आया तो मेरा स्पीड बढ़ गया, अब मैं और तेजी से मूव कर रहा हूँ, मैं बाहर लेके आया तो मेरा मूवमेंट घट गया, मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, मैं अंदर लेकर के आया तो मेरा स्पीड बढ़ गया, मतलब ऑटोमेटिक सब हो रहा है, समझ रहे हो। चलो, और किसी को डाउट रह गया है ना, सर आ गया समझ में, गुड। चलो और कोई है जिसको नहीं आया समझ में, हम अब इसको लास्ट, अगर किसी को नहीं आया तो लास्ट। सर क्लियर है। क्या है सर इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? यस हाँ इसका सर आंसर जरूरी है कि हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बढ़ेगा। फर्स्ट डिक्रीज। तो सर डिक्रीज है। हाँ डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ ये बढ़ रहा है, बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रेच कर रहे हो आप हैंड को, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोल रहा है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, मैं एक चक्की पे, कुम्हार वाला चक्की है ना उस पे मैं खड़ा हूं और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, अब तुम ये बताओ ओमेगा पे क्या असर पड़ेगा, तो मैंने हाथ बढ़ाया, इसका मतलब है कि मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लिया, और अगर मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया तो ओमेगा को तो कम होना ही पड़ेगा। डिक्रीज होगा ओमेगा। ठीक है, और मैं फिर हाथ को अंदर लेकर के आऊंगा, तो हाथ को अंदर लेकर के आया तो इसका मतलब है कि मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा लिया,
तो अगर मैंने अपना मोमेंट अपने से घटा लिया तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, यही तो Yes, sir. करना है। ठीक है, सर हम इसको रिलेशन से प्रूव कर सही है, सकते दोनों हैं इनवर्सली B प्रोपोर्शनल होते ओमेगा हैं। R। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ना, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा आगे। हाँ, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, उसमें एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने का कंडीशन था, इसमें लीनियर टॉर्क को जीरो होने का कंडीशन, उसमें एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो होने का कंडीशन था, इसमें एक्सटर्नल फोर्स को जीरो होने का कंडीशन होता है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होता है तो एल क्या होता है मेरा, कंजर्व होता है। टाउ एक्सटर्नल अगर मेरा जीरो होता है तो मेरा, सॉरी यहाँ ये पी, ये P। एफ एक्सटर्नल अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क अगर जीरो होगा तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, अब ये जो केस है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। जो 9वां सवाल था, 9th नंबर क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। 10वां नंबर जो सवाल है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सवाल है। ये सवाल देखो क्या कर रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, ये बुलेट है ना, ये बुलेट है, इसकी स्पीड v है, ये चला जा रहा है आगे, इसका मास मैं स्मॉल m मान लेता हूँ, ये आगे जा रहा है। ठीक है, आगे इसको एक लकड़ी का तख्ता मिलता है ना, लकड़ी का वुडन प्लैंक मिलता है। ठीक है, ये फाइनली इसमें ना कहीं आता है आता है आता है और यहाँ करके ये रुक जाता है, यहाँ के ना ये अपना दम तोड़ देता है। ठीक है, ये स्मॉल m है और इस वुडन ब्लॉक का कैपिटल M है। ठीक है, तो ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाता है। ये बुलेट है ना, बुलेट बंदूक है, बंदूक से गोली फायर किया गया और ये वुडन प्लैंक में अंदर की ओर कुछ दूर तक गया होगा, जाकर के वो फिर अपना दम तोड़ दिया होगा। फाइनली ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, ये एक नए वेलोसिटी से मूव करने लगा v डैश से। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये बुलेट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये बुलेट यहाँ पे से इसको पेनेट्रेट किया होगा, इस बुलेट ने इसको यहीं पे पेनेट्रेट किया होगा। लेकिन ये बुलेट इसको जिस फोर्स से लगा रहा होगा ना, मान लो कि ये फोर्स से अप्लाई कर रहा होगा, तो न्यूटन के तीसरे नियम से ये जो वुडन ब्लॉक है ये भी इसको एफ फोर्स से अप्लाई करेगा। तो अल्टीमेटली एफ प्लस माइनस एफ जीरो हो गया, यानी कि जो भी फोर्स लगा रहा है ना वो कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जब कंजर्वेशन की मैं बात करूंगा तो मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूंगा, जब मैं कंजर्वेशन की बात करूंगा ना तो मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूंगा। जो भी ये इस बुलेट ने, इस एम मास के बुलेट ने जो भी इस प्लैंक पे जो भी फोर्स लगाया होगा, लगाया है, फोर्स तो लगाया है, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये बुलेट, ये प्लैंक जो है ना वो भी इस पे लगाएगा न्यूटन के तीसरे नियम से। अल्टीमेटली दोनों जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। वो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। ट्रांसलेशन और रोटेशन को ऐसे रिलेट करोगे, कुछ नहीं है, रोटेशन एकदम जीरो है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका मास m है, इसका वेलोसिटी v है। इस पूरे सिस्टम का मास अब कितना हो गया, अब इस पूरे सिस्टम का मास m और m दोनों मिल गया क्या, और इसकी नई वेलोसिटी कितनी आ गई थी, v डैश आ गई थी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि दोनों को बराबर कर दो भाई, पहले जितना था बाद में उतना ही होना चाहिए। तो एम वी बराबर m प्लस m इंटू वी डैश, हेयर वी डैश का आंसर आ गया एम वी बाई एम प्लस एम। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये आंसर। ठीक है, चलो बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, एक एक करके बोलो, अच्छे से बोलो, किसी को डाउट है तो। सर आ गया। नहीं है ठीक है चलो, सर। ठीक है एकदम सर, शांति एक बार बनाए रखो। लास्ट स्लाइड हाँ, क्लियर है। हाँ ये है ना, ये पटाखा फोड़ रहा है मेरे घर में, मेरा भाई है ना वो तो और है। चलो क्लियर है, यस सर। चलो ठीक है, माइक म्यूट करके रखो, जहां डाउट हो वहां पूछो। चलो, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ये सबसे पहले तो इनइलास्टिक की बात कर रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहा है। व्हाट इज इनइलास्टिक कॉलिजन,
ये जो कॉलिजन है ना, ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया ना, ये इनइलास्टिक कॉलिजन का ही एग्जांपल है। एनर्जी लूज हो जाती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी, बट मोमेंटम ये फाइनली कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये लूज करेगा ना। सर माइक्रो करवा दीजिए। बहुत दर्द है यार, सब सो जाता है, पता है प्रॉब्लम यही ना कि सब आता है सो जाता है। चलो 12वें में आते हैं ना, 12वें में आते हैं। चलो आ जाओ, 12वें को ध्यान से देखते हैं ना, बहुत अच्छा सवाल है। अभी 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 40 मिनट है ना, 40 मिनट में ये बहुत सवाल सॉल्व करेंगे। ये y है और ये x है, इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। क्वेश्चन समझो, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसको इनिशियली ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से, मास यहाँ पे m है, मैंने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब आपने इसको थ्रो किया होगा ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एट एच मैक्स इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, ई था, है ना, मास m है, इसका काइनेटिक एनर्जी ई गिवन है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। सवाल हमसे कह रहा है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया होगा ना, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को मैं vx मान लेता हूँ ना हाईएस्ट पॉइंट पे। पूछ रहा है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो ई, इसको मैं ex मान लेता हूँ व्हाट, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया। इनिशियल पॉइंट पे इसका जो भी यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, मास m था, इसका जो भी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उसको इसने ई बोला है, पता नहीं ई क्या है, इसने बोला कि वो ई है, एलिफेंट, एलिफेंट ई वाला, एलिफेंट वाला ई। अब ये पूछ रहा है कि जब ये फाइनल पे जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा ना, अपने पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान ये एक बार अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा। तो पूछ रहा है कि जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, तो उसके पास कितना एनर्जी रहेगा, ये सवाल है। ये एंगल 60 डिग्री है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इसको निकालेंगे ना, एनर्जी निकालना है ना मुझे, लेकिन मैं वीएक्स निकालूंगा। वीएक्स क्यों निकालूंगा, क्योंकि ईएक्स जो होगा ना, वो हाफ, मास तो कंजर्व रहेगा ना, मास तो चेंज नहीं करेगा, हाफ m वीएक्स स्क्वायर के बराबर है। तो बेसिकली मेरा सवाल क्या है, मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, वीएक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको एक बात पता है क्या कि इसका वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में होता है ना, vx विच इज इक्वल्स टू u cos 60, ये कभी नहीं चेंज करता है थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे भी इसके पास यही वेलोसिटी है, यहाँ पे भी इसके पास यही वेलोसिटी है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, सब कुछ जो होता है ना वो सेम होता है एवरीवेयर। vx जो है ना वो कभी चेंज नहीं करता है। हाँ गया यार, हाँ vx जो है ना वो कभी चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं चेंज करता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्स कितना होता है, 0 होता है। और न्यूटन हमें बता रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड है तो उसकी वेलोसिटी जो है ना कभी चेंज नहीं करेगी। इसके हर पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज करेगा ना, हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज करेगा, हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज करेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो एटी के बराबर होता है, u प्लस एटी के बराबर होता है। इसमें टाइम का जो है ना टर्म टर्म आ जाता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन जब वेलोसिटी आप एक्स डायरेक्शन में निकालने जाओगे तो यूएक्स आता है, सिंपली यूएक्स आता है। ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं आता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये टाइम से इंडिपेंडेंट है तो ये क्यों घटेगा, जहां टाइम 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 का टर्म आ गया तो इससे क्या बता रहा है, यहाँ टाइम चेंज करेगा तो वी चेंज करेगा। यहाँ एक पुट करोगे तो यहाँ वी का कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ 5 सेकंड के बाद देखोगे तो वी का वैल्यू कुछ समथिंग आएगा, यहाँ 10 सेकंड के बाद देखोगे, टाइम 10 पुट करोगे तो वी का वैल्यू चेंज करेगा। इस इक्वेशन में टाइम है ही नहीं। तुम 10 पुट कर लो, 10 सेकंड के बाद देखो, 15 सेकंड के बाद देखो, 50 सेकंड के बाद देख लो, 100 सेकंड के बाद देखो, टाइम तो यहाँ पे है ही नहीं। जब टाइम नहीं है तो ये फिर यूएक्स क्यों चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, ठीक है, क्लियर, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा।
चलो हाँ, तो मैं इसका वेलोसिटी निकालना चाहूंगा। तो इसका वेलोसिटी हम इनिशियली जैसे ही इसने अपना प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया होगा ना, वैसे ही हम इसको अगर दो पार्ट में बांटना चाहे, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में, तो एक्स कंपोनेंट जो होता है ना ये आता है और ये कांस्टेंट होता है, वी एक्स बराबर यू कॉस 60 डिग्री, और ये कांस्टेंट होता है ना, ये कभी नहीं चेंज करेगा थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता है, किसी मोमेंट पे चेंज नहीं करता है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ऑलवेज चेंज करेगा, हर इंस्टेंट पे इसका वाई चेंज कर रहा है, लेकिन इसका एक्स कभी चेंज नहीं करेगा। चलो अब इसका वैल्यू पुट करो। यू पता नहीं क्या था, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, यू बाई 2 हो गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी डिसाइड कर लें क्या। पहला काइनेटिक एनर्जी ई था, ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे देखना। तो पहला जो था वो सिंपली यू था, दूसरा जो था वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसके पास u बाई 2 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एम यू स्क्वायर को ई बोल रहा है ना, ये ई क्वेश्चन बोला है ना, मैं नहीं बोला हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्वेश्चन ने बोला कि इसको तुम ई लिखना, क्वेश्चन ने बोला इसको तुम ई लिखना, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो फाइनल वाले को मैं क्या लिखूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा हाफ एम यू बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हाफ एम यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर, और 1/4 को मैं बाहर रख देता हूँ। ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो के है क्या, यही टर्म के है क्या, ठीक है। तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी जो है नया वाला कितना हो गया, E/4 हो गया क्या, आंसर इज बी। ठीक है, पूछो किसी को पूछना है तो। सर इससे पहले वाली स्लाइड दोबारा बताना। सर जो आपने प्रोजेक्टाइल बनाया है उसमें एक टाइम पर जाके तो वी एक्स 0 हो जाएगा ना। Vx 0 कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, थ्रू आउट द मोशन 0 हाँ? नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला निकाला है एक्चुअली वो कैसे निकाला है? सर जो मैक्सिमम हाइट होती है वो bx शॉर्ट में। वेट आप एक लड़की पूछ रही है Ex का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर कैसे आया, यस ना। तो ये आप वर्क चैप्टर में आना, इसको डिराइव करेंगे, अभी टाइम नहीं है डिराइव करने का। इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे ना तो ये आ जाता है। सर आ जाता है। सर एक्चुअली जब हम मैक्सिमम हाइट काउंट करते हैं, बोलो सर एक्चुअली जब हम मैक्सिमम हाइट काउंट करते हैं तो हम एक्स वी वाई से करते हैं, तो सर जो वी वाई है वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर 0 हो जाता है। तो वी की तो मुझे वी में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ना। ठीक है फाइन, आपका बिल्कुल सही है। तो जब ये वेट प्लीज वेट, लेट मी एक्सप्लेन। ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, इसके दो कंपोनेंट, एक Vx एंड एक Vy 0 होगा, Vx कंटिन्यू करेगा, u cos 60 के साथ Vx कंटिन्यू करेगा, u और cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, अल्टीमेटली ये u/2 हो गया। ओके सर। ओके सर, यस सर आ गया। चलो और किसी को कुछ डाउट है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है नहीं, नो सर। चलो यार आ जाओ। According to work energy theorem, the work done by the net force on a particle is equal to kinetic energy। ये मत पूछना कैसे आता है, इसका डेरिवेशन आगे है, मैं बताऊंगा। चेंज इन वर्क डन ऑल द फोर्सेस kf माइनस ki। ठीक है, चलो स्विमिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम तैरते हैं तो हम उसको पीछे धक्का देते हैं पानी को, तो पानी हमें आगे धक्का दे रहा होता है। ठीक है, ऐसे जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हमने उसको पानी को हमने पीछे धक्का दिया, तो न्यूटन के तीसरे नियम से पानी भी हमें आगे धक्का देगा और हम आगे मूव कर जाते हैं। अब बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो तो यार, कहाँ माउस कहाँ गया यार,
मेरा माउस ही गायब हो जाता है। हाँ ये ना माउस, हाँ वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, एमवी होता है ना। तो इसने बोला कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगेन देखो ये लीनियर मोमेंटम वाला सवाल हो गया, वही मतलब हाथ फैला रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहे हैं, तो ओमेगा को घट जाना चाहिए था। हाथ घटा लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कम कर दिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कम कर दिया तो ओमेगा मेरा बढ़ जाना चाहिए था। लीनियर मोमेंटम में वही है, इसको बोल दिया है कांस्टेंट। तो अगर देखो यहाँ एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, बट ऐसा चलो ना कि मान के चलो कि जो बॉडी है ना इसके पास कांस्टेंट मास है, ये मास जो है ना ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है। और अगर ये चेंज नहीं करेगा, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, पूरा का प्रोडक्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बचा भी v बचा ना, तो v को भी अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। बस इसका यही आंसर है ना। इसमें अगर मास को तुम वेरिएबल, होता क्या है कि आपने प्रोजेक्टाइल में एक सवाल पढ़ा होगा जो कि कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आकर के ना ये एक आगे जाता है और ये एक यहीं गिरता है ना। तो इस दौरान इसका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। सवाल ये है कि इस दौरान इसका मोमेंटम कंजर्व है, इस दौरान इस पूरे का इस मोशन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व करा ही सकते हैं, ठीक है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप मोमेंटम कंजर्व कराते हो ना, तो यहाँ मास का डिवीजन हो जाता है। तो वेलोसिटी किसी का घट जाता है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। चला था वो यहाँ से mv बन के, वो यहाँ चला था mv बन करके, इस रास्ते में वो दो टुकड़े हो गए, एक का mv1 v1 हो गया, एक का m2 v2 हो गया। जिसका मास ज्यादा होगा, अगर इसका m1 ज्यादा था तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे गिर गया। इसका m2 कम होगा, इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये आगे चला गया। तो अगर इस नजरिए से देखोगे तो v चेंज करेगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी जो है ना वो कांस्टेंट मास का है, हम ये मान के चल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट बॉडी बोलता है ना, तो बॉडी से आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक कांस्टेंट मास की बात कर रहा है। क्लियर, चलो आ जाओ एक्सर्शन रीजन में आते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। क्या ये सेम होता है क्या, देख ले क्या करके, आ जाओ देखते हैं करके। क्या बोला है, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए सेम होता है क्या, ये पूछ रहा है। आ जाओ देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज होता कैसे है। ठीक है, ये थीटा था, ये पहला था ना, ये R1 था। R2 क्या बोला, R2 बोला कि इसको 90 माइनस थीटा करके देखो, तो साइन 2 थीटा के जगह पे हम 90 माइनस थीटा पुट कर रहे हैं। 2 थीटा पूरा नहीं लेगा ना, 2 को मैं बाहर रख रहा हूं, मैं 90 माइनस थीटा ले रहा हूं ओवर जी। देखो तो ये कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर लेके जाएंगे, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 180, और ये थीटा बन जाएगा -2 थीटा बाई जी। देखो तो R2 कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 180 -2 थीटा कितना होता है, अगेन साइन 2 थीटा आता है 0। ठीक है, R1 R2 दोनों बराबर आ गया। अब ये मैथ का सवाल है, लेकिन मैथ में भी कुछ ना कुछ लोग तो पूछेंगे ही। बताओ भाई किस किसको डाउट है मैथ का कोई डिपार्टमेंट। डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है कोई सर, आ डाउट गया नहीं है, समझ। क्वेश्चन सर क्लियर। प्लीज रिपीट। नो डाउट। वेट वेट वेट, ये जो है ना R1 जो है ना वो थीटा एंगल के लिए है, ये R2 जो है ना ये 90 माइनस थीटा के लिए है। जहां जहां मुझे थीटा दिखा ना इस इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में जहां जहां मुझे थीटा दिखा ना, मैंने इसको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया 90 माइनस थीटा से रिप्लेस, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। क्वेश्चन ने एक टर्म मुझे दिया था थीटा और एक दिया था 90 माइनस थीटा, और पूछ रहा था कि क्या दोनों में सेम आएगा क्या, आप मुझे प्रूफ करके बताओ। मैं वही तो कर रहा हूँ। ये थीटा था, थीटा रखा तो रेंज मेरा कितना आया, साइन 2 थीटा बाई जी। अब इस थीटा के जगह पे वो क्या बोला कि 90 माइनस थीटा पुट करो, तो मैंने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, दोनों से सेम ही 180 आएगा। माइनस 2 थीटा आया। और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना, -2 थीटा जो होता है ना, वो साइन 2 थीटा आता है। ये मैथ्स का डिपार्टमेंट है ना, यस सर। दिस इज मैथमेटिक्स। तो देखो अगेन साइन 2 यस थीटा, सर। R1 बराबर R2 आ गया। चलो आगे देखते हैं। ओके सर, माइक ऑफ मत कीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो गलत है।
ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। हॉरिजॉन्टल रेंज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होगा भाई? रेंज में तो थीटा ही जा रहा है ना, सर टाइम से होता है ना। साइन 2 थीटा बाई जी, थीटा का टर्म तो आ रहा है, तो इसने बोला कि इसको इंडिपेंडेंट कर दो, गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। A physical quantity cannot be called as a vector if it has zero magnitude. एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसे हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। ये सही है या गलत है? सही है। सर सही है। सही है सर। यस सर सही है। रीजन गलत है। गलत है, ये गलत है। गलत है। जीरो वेक्टर, जीरो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं। चलो आगे देखो। A scalar has both magnitude and direction. ये सही है या गलत? सही है। सर इट इज रॉन्ग। गलत है सर। गलत है। गलत है। अब मेरी बात सुनो। मास जो होता है ना, मास MASS मास के पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मास के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन एक और मेरे पास एक टर्म होता है करंट। करंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये बोल रहा है कि स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक में तो गलत हो जा रहा है और एक में सही हो जा रहा है। मास के मामले में तो ये स्टेटमेंट गलत है। मास एक स्केलर क्वांटिटी और बोल दिया कि स्केलर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, लेकिन मास के पास डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत। लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और स्केलर बोल रहा है कि डायरेक्शन होता है, तो इस मामले में सही हो जा रहा है। तो हम किसको माने, सही को माने या गलत को माने? तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके कहने का मतलब है ना, इसने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी ऐसा स्केलर क्वांटिटी जिसके पास स्केलर क्वांटिटी कोई भी होगा ना, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ये बोल रहा है कि होगा। तो करंट के केस में तो ये सही साबित हो रहा है इसकी बात, ये जो भी बोलना चाह रहा है ये सही है। लेकिन मास के केस में ये फेल हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम इस स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते हो। इस स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर केस तो सही हो जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर केस है मेरे पास जो सही हो रहा है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं है। ये हर जगह सही नहीं है, तो अल्टीमेटली मेरा रीजन जो है वो गलत है और ये भी गलत है, एसर्शन भी गलत है। समझ में आया क्या किसी को मेरे बात? बताना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मास के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है गलत है, स्टेटमेंट गलत है, रीजन गलत है। इसने साफ साफ बोल दिया, इसने बोल दिया कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इसने बोल दिया दोनों होगा, मास के पास तो नहीं होता है, गलत हो गया स्टेटमेंट। करंट के साथ होता है तो ठीक है, किसी के साथ होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि सबके साथ होगा। इसके कहने का मतलब ये है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जितने क्वांटिटी स्केलर है ना, सबके पास डायरेक्शन होगा। इसने ये बोल दिया, ये गलत बोल रहा है। ये सबके साथ कहाँ होता है? करंट के साथ होता है, ठीक है, मान लिए हम, लेकिन ये बोल रहा है कि सबके साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। क्लियर? आ जाओ। 2 balls ऑफ डिफरेंट masses आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड। 2 बॉल है मेरे पास, समझिए, ये एक बकरी है, देखो, फिर हम चिड़ियाघर के पास आ गए ना, और ये एलिफेंट है। ये तो मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है, दोनों का वेलोसिटी सेम रखा है। यही सबसे बड़ा इसका जो है ना एडवांटेज यही हो जाता है, यू। और तुमसे ये पूछ रहा है कि ये ऊपर, बकरी को ऊपर फेंक दिया सेम वेलोसिटी से और नीचे आया, हाथी को भी ऊपर फेंक दिया और सेम वेलोसिटी से ना नीचे आया। सवाल ये है कि जब ये अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वापस आया होगा तो क्या इसके पास वेलोसिटी सेम रहा होगा? ये सवाल है। When they will pass through their point of projection, जहां से तुम बकरी को ऊपर फेंके हो, जहां से तुमने हाथी को ऊपर फेंका था, तो जब लौट के वापस आ रहा होगा वो, तो क्या उसके पास वेलोसिटी सेम ही रहा होगा जिस स्पीड से तुमने फेंका होगा? तो हाँ, सेम रहता है। ये मास से इंडिपेंडेंट होता है। एक्चुअली में जो स्पीड जो होता है ना, वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो दूसरा रीजन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम हाइट जो है ना एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेंड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर इंडिपेंडेंट। ये देखो, दिस इज, इसको मैं ढूंढ रहा था ना, इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट होता है? मास से। तुम बकरी फेंक रहे हो या हाथी फेंक रहे हो, चीता फेंक रहे हो, सियार फेंक रहे हो, लोमड़ी फेंक रहे हो, बाघ, जिराफ, घड़ियाल, जो भी फेंक रहे हो, दरियाई घोड़ा, अगर तुमने सबका वेलोसिटी सेम रखा हुआ है ना, सबको, यानी कि बकरी को भी तुम 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, हाथी को भी तुम 5 मीटर पर से फेंक रहे हो,
तो दोनों वापस आके सेम ही वेलोसिटी पे आएगा, दोनों सेम ही स्पीड पे आकर दोनों। जिस यहाँ पे मैंने 5 से फेंका इसको और हाथी को मैंने 5 से फेंका, तो घूम घाम करके वो जब नीचे आएगा तो अगेन उसके पास 5 ही रहेगा इस पोजीशन पर। ठीक है, चलो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है। मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास से फर्क नहीं पड़ता है। तुम बकरी फेंक लो, हाथी फेंक लो, तुम बकरी और जिराफ फेंको, तुम बकरी और चीता फेंको, बकरी और मतलब बाघ शेर कुछ भी फेंको, अनलेस कि तुमने इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखा हुआ है। दिस इज अ कंडीशन। अगर तुमने इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखा हुआ है तो सेम मास आएगा। चलो आ जाओ। एक a woman starts from her home at 9 am, walks at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर on a road। चलो ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, ग्राफ पे आ गया ना हम लोग, ग्राफ पे आ गया। देखो एक सवाल ग्राफ का भी आ गया, सब कुछ तो रिवाइज हो गया। क्या चाहिए तुम लोगों को यार, मस्त पेपर दे के आओ, ठीक है, फिर अच्छे से बात करेंगे एक्स और वाई। तो जो वुमन है ना, वुमन 9 बजे से चलना शुरू की, 9 AM अपने घर से निकली। तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन तो वही टाइम होता है जो हम वॉच करना शुरू करते हैं। टाइम बराबर जीरो क्या होता है? टाइम बराबर जीरो तो कोई टाइम होता ही नहीं है। टी इक्वल टू जीरो तो वो टाइम होता है जब हम मोशन ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। क्या टाइम कभी जीरो हो सकता है? क्या कभी नहीं जीरो होगा। वो पीछे से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, टाइम तो जीरो होगा ही नहीं। टाइम इक्वल टू जीरो जब भी बोला जाता है, इसका मतलब है कि वो मोमेंट है ना जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। ये वाई और एक्स नहीं है, ये गलत मैंने बना रखा है, ये वाई एक्स नहीं होगा, ये एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है क्वेश्चन हमसे। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है और ये पोजीशन है ना। 9 बजे वो वुमन जो है ना अपने घर से निकली, पैदल निकलती है ना, पैदल पैदल निकलेगी तो ऑब्वियस है कि स्पीड कम होगा। तो और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक्सेलरेशन नहीं कर, वो अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कर रही है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से वो चली जा रही है, तो चल रही। और वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस, वो क्या बताता है? कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। ये क्या बता रहा है हमारा? ये कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जो है ना, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन बराबर जीरो। चलो ये यहां तक पहुंच गई, ये औरत यहां पहुंच गई, किसी टाइम पे यहां पहुंच गई होगी, सपोज करो, पता नहीं क्या है, टाइम पे पहुंच गई। और डिस्टेंस इसने कितना कवर किया ऑफिस का? 25 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर की। 2.5 है, 25 नहीं होगा, 2.5 होगा। हाँ, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर ली। अब वो यहाँ पे जब पहुंची ना, यानी कि सपोज करो 9 बजे यहाँ पहुंची, 9 बजे से 10 बजे तक मान लो कि वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। 10 बजे से 5 बजे तक, 5 PM इवनिंग तक वो ऑफिस में ही रही। यानी अब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है ना, ये पोजीशन है, दिस इज पोजीशन है, ये एक्सिस पोजीशन वाला है, ठीक है। तो वो अपना पोजीशन चेंज अब नहीं कर रही है, वो ऑफिस में बैठी है कहाँ तक? 5 बजे तक। वो घर से चली थी पैदल, लेकिन जब ऑफिस पहुंच गई ना तो आते वक्त उसने क्या कर लिया? ऑटो कर लिया। ऑटो करेगी तो जल्दी पहुंचेगी ना वापस घर। तो सपोज जाने में उसको इतना टाइम लगा ना, इतना ज्यादा टाइम लगा ना, आने में उसको कुछ कम टाइम लगना चाहिए ना, है ना। तो अब की ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये भी अभी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी ही इंडिकेट कर रहा है। वो जो ऑटो ड्राइवर था ना, वो जो टैक्सी वाला था, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा था। इसका वो दे रखा है 25 किलोमीटर पर आवर। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो वुमन मूव कर रही है ना, ये 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और ये क्या है? ये जीरो है ना, ये वेलोसिटी कितना है? यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? ये वाला जीरो है, ठीक है। अब ये टाइम कम क्यों लगा? मैं इस पे इंफेसाइज कर रहा हूँ ना, व्हाई आई एम इंफेसाइजिंग ऑन टाइम। टाइम जीरो लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो ये दूरी जो है, ये वाला जो ऑफिस का था, वो कवर करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और इधर कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि ऑटो में बैठ के आ गई वो। ठीक है, वो ऑटो में बैठ के आ गई ना। चलो, किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। ये देखो, यही इसकी कहानी है। ये जो वुमन थी, ये 9 बजे निकली, वॉक्स, ये देखो ये वॉक कर रही है ना, वॉक कर रही है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रेट रोड पे है, स्ट्रेट रोड पे 5 से चली जा रही है, तो एक्सेलरेशन तो इसमें आएगा नहीं। ऑफिस कितना था? 2.5 किलोमीटर दूर था, और ऑफिस में 5 बजे तक वो रुकी रही ना,
5 बजे तक वो रुकी रही, वापस एंड रिटर्न्स होम, वापस जब आती है तो ऑटो कर लेती है, वो ऑटो की स्पीड ज्यादा होगी भाई, 25 किलोमीटर पर आवर होगा, तो इस बार टाइम को कम लगना चाहिए था। पैदल 5 से जा रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, वापस 25 से आ रही है तो टाइम कम लगना चाहिए था। और इसने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे बोला था, मैंने प्लॉट कर दिया। क्लियर या किसी को डाउट है? यस सर। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो। सर क्लियर। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल क्या होगा, कोई बता सकता है? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल क्या होगा? तो 180 180 होगा, 180। 180 होगा, 180 होगा। ओके सर। देखो ए क्रॉस बी जो है ना, सपोज दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है मेरा, ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी अगर मैं ए और बी अगर मैं ले रहा हूं ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, जो फाइनल रिजल्टेंट होगा, जो ए बी अगर ये है, ए क्रॉस बी अगर ये है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो जेड के लॉन्ग जाता है, यानी वो इधर आएगा, जेड के लॉन्ग जाता है ना। ए क्रॉस बी, आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है। और अगली बार उसने आई, देखो ये दो वेक्टर्स जो है ना, ध्यान से समझो, दो वेक्टर्स है ना, तो ये पूछ रहा है आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई क्या होगा, यही तो ये पूछ रहा है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, और जे क्रॉस के क्या होता है, माइनस के होता है। इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है थीटा, थीटा 180 होगा, यानी कि जेड के बीच का एंगल और माइनस जेड के बीच का एंगल पूछ रहा है। बेसिकली ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक बार जब हम आई जे के लिए, आई जे लिए तो वो के आया, लेकिन एक बार जब हम आई जे जब किए ना तो के आया, लेकिन एक बार जब हम जे और आई करेंगे ना तो वो माइनस के आएगा, ये नीचे की ओर पीछे की ओर जाएगा, ये माइनस के आता है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरफ जेड है, ये इस तरफ माइनस जेड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री 180 डिग्री। 180। ठीक है। कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी जीरो? नो, नेवर, ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो नहीं होता है। रिजल्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा ना? हाँ नहीं आएगा। चलो आ जाओ 21st में आते हैं ना। हाँ सर उसमें रीजन भी बताना। रीजन बताना है, उसको वेक्टर से प्रूव किया जाता है। इसको ना रीजन इसका वेक्टर से प्रूव होता है। बेसिकली इसका वेक्टर जो होता है ना वो x प्लस वाई जो होता है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड वाई। ठीक है, यहां से ये प्रूव करके इसको आप बता सकते हो। ठीक है, इसको प्रूव है, फिर ये डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन करना होगा, कर लेंगे आगे, कभी कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ इस सवाल में आते हैं ना। एक लड़की है, जो तीन लड़कियां है ना, एक ने, ये स्केट बोर्ड है, ये पूरा स्केट बोर्ड है, स्केट होता है ना वो, स्केट वगैरह। तो एक लड़की इस पाथ को फॉलो कर रही है, एक इसको फॉलो की और एक इसको फॉलो की है। पूछा जा रहा है कि तीनों में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, तीनों में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तीनों का सेम होगा। तीनों का सेम होगा। हाँ, ये कहाँ से आ रही है, किधर से जा रही है, इससे इसको डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कितना भी कहीं से घूम कर चला जाए, या फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो अल्टीमेटली क्या होगा, तीनों में बराबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल पाथ, तीनों में से कौन सी लड़की जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और उसका एक्चुअल पाथ भी सेम है। बी। किस बी है ना, बी का। ठीक है, चलो आ जाओ, मोटर बोट है उसको कभी और कर लेना। आ जाओ जल्दी, कितना टाइम बचा है? 24। चलो 5 मिनट में दो चार अच्छे सवाल और देखते हैं। आ जाओ, डिटरमिन द मैक्सिमम है तो अब हाँ, एक फ्रिक्शन का बेहतरीन सवाल है ना, सबसे बेहतरीन सवाल है। ओहो हो, इसका तो अलग ही मजा है, इसका अलग ही मजा है, सबसे बेहतरीन सवाल यही है। उसके बाद इजी है क्या, बताना क्या होगा? हार्ड है सर। कोई निकाल सकता है इसको? 22 को जल्दी निकालेगा क्या 1 मिनट में? सर आप ही करा दीजिए। सर करवा दीजिए। सर करवा दीजिए। वेलोसिटी का जी फॉर्मूला सर। है।
सर करवा दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर से बताना। रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का सर फॉर्मूला इसमें लगेगा। लिमिटिंग फ्रैक्शन लगेगा। रिलेटिव कोएफिशिएंट वेलोसिटी निकालना है देखिए। आंसर किसने निकाला या नहीं निकाला ये बताओ। 1.5 मीटर पर सेकंड पर। हाँ 1.5 होगा, सही बोल रही है। कैसे निकाले हो बताओ। सर ए मैक्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू जी होता है। नहीं ये तो होता है, ये तो आप होता है, ऐसा नहीं है ना। कैसे आया ए मैक्स बराबर, कैसे आया म्यू एस इंटू जी आया, राइट है आपका, बट कैसे लाया आप। चलो देखो इसको आज इसके बाद एक और सवाल बताऊंगा फिर फिनिश करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब बेहतरीन। इसका सबसे अच्छा सवाल यही है ना। देखो बता दो बता दो। फिर बता दो। इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा फिर। चलो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, ट्रेन की एक्सेलरेशन ए दे रखी है ना, क्वेश्चन ने दे रखा है, क्वेश्चन नहीं दिया है, बोल रहा है कि ट्रेन किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेन अगर जा रहा है, इसका मास m है, इसके बीच क्या, इन दोनों के बीच में क्या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो म्यू एस दे रखा है 0.15। तो बेसिकली ये जो ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन है मेरा, इस ट्रेन को तो ए पुश कर रहा है। कौन पुश कर रहा होगा, इंजन लगा होता है यहाँ पे ना, कुछ इंजन होगा ना, इसके नीचे नीचे सब कुछ इंजन लगा होता इसका है। आंसर 1.5 था ना। हाँ 1.5 आएगा। ये सर निकल गया हमारा भी। कैसे निकाली बताओ। सर एफ एस बराबर म्यू एन होता है, एन की वैल्यू होती है हमारी एम जी, और हमें म्यू दे रखा है 0.15, तो जी की वैल्यू इसमें 9.8 से इंटू कर देंगे। एफ डायरेक्शन किधर लगा है तुम्हारा, एफ का डायरेक्शन किधर लगाई हो, फ्रिक्शन किधर लगा। एक्सीलरेशन के ऑपोजिट लगेगा ना फ्रिक्शन। किधर, क्या बोली पढ़ी, फिर से बोलना। सर इसमें फ्रिक्शन एक्सीलरेशन की जिस डायरेक्शन साइड में लगेगा। एक्सीलरेशन हो रही है उसके ऑपोजिट लगेगा ना। यस एग्जैक्टली, यही गलती है, इसी गलती को मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ, ये गलत है। चलो देखो उसके साथ लगेगा, उसके बराबर पे लगेगा। देखो कैसे लगेगा, देखो ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब मार्वलस। तो ये इंजन और ये दोनों साथ चल रहा है, क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है कि ये ब्लॉक जो है ना इस पर मूव नहीं करेगा। तो अगर ये मूव नहीं करेगा ब्लॉक, तो इसका मतलब यहाँ काइनेटिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक की हम बात नहीं कर रहे। काइनेटिक पिक्चर में कब आता है, फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, स्टैटिक काइनेटिक। काइनेटिक कब आता है, जब ब्लॉक मोशन में होते हैं तो आता है। और स्टैटिक कब आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आ जाता है, जब टेंडेंसी होती है, सिंपली वो टेंडेंसी मूव करने की टेंडेंसी हो रही होती है, तब वो फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। तो ये ब्लॉक अगर ए से जा रहा है, ट्रेन अगर ए से जा रहा है, तो ये ब्लॉक जो है हमारा, ये भी ए से ही जा रहा होगा, क्योंकि ये कंबाइंड दोनों जा रहा है। यस सर। यार ये म्यूट कर रखा है, ये सो गई है, सान्या सान्या तो सो गई है, म्यूट अनम्यूट करके बस सो जाते हैं ये लोग तो भाई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोने का टाइम भी हो रखा है। ये देखो ये जो है ना, अगर ये ब्लॉक जो है, क्वेश्चन ने मुझे बोला कि ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये इस पे इतना, इन दोनों के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ब्लॉक और ट्रेन के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये दोनों मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन जो भी लग रहा हो ये दोनों मूव नहीं करेंगे, ये समझ लिया, इन दोनों ने समझ रखा है, ठीक है। अब अगर ये ट्रेन ए से मूव कर रहा है, तो ट्रेन को तो इंजन मूव करा रहा होगा, ये तो मैंने मान लिया। लेकिन इस ब्लॉक, अब दोनों अगर एक साथ मूव कर रहा है, ये इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक का भी मास एक्सेलरेशन ए है, इस ब्लॉक को मैंने अलग कर लिया। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, इसका मास m है, तो इधर अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ एक्सेलरेशन का है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन ने मुझे ये बताया है कि यहाँ पे इस पे लगने वाला एक फोर्स तो होना ही चाहिए इस पे, ठीक है। न्यूटन ने बोला कि अगर इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर मस्ट बी अ कॉज। एक्सेलरेशन क्या है, दिस इज इफेक्ट, ये इफेक्ट है, तो देन देयर मस्ट बी अ कॉज। जो इसका सेकंड लॉ था, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, ये आरएचएस है। आरएचएस के बारे में न्यूटन ने क्या कहा, एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहा था, ये इफेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है, देन देयर मस्ट बी अ कॉज, कोई कहीं ना कहीं तो फोर्स छुपा हुआ है इस पे, अदरवाइज इसके पास एक्सेलरेशन तो आता ही नहीं। और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है,
तो न्यूटन ने ये कहा था कि सारे फोर्सेस जितने भी इस पे लग रहे होंगे, कोई इसको पुश कर रहा होगा, कोई इसको पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा, कोई धक्का दे रहा होगा, सबका रिजल्टेंट जो है ना वो मिल करके इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अल्टीमेटली एक फोर्स तो होना चाहिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होना चाहिए। और इस ब्लॉक में और इस ट्रेन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर ये ए से जा रहा है, अगर ये ए से जा रहा है, तो इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स तो सिर्फ एक ही फोर्स मुझे दिख रहा है, वो है फ्रिक्शन, जो इन दोनों के सरफेस के बीच का लग रहा होगा। और अगर ये ब्लॉक का मेन एक्सीलरेशन आगे है, नेट एक्सीलरेशन अगर ये ब्लॉक का आगे है, तो डेफिनेटली इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा ना वो आगे होगा। और अगर इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन आगे है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये ब्लॉक इस ट्रेन पे पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा, और ये भी स्टैटिक होगा और ये भी स्टैटिक होगा, एंड हेंस वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, डायरेक्शन ही तो मेन होता है हमारा। डायरेक्शन ही निकाल पाओगे तो फ्रिक्शन पर कभी सॉल्व ही नहीं होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, फिर से सुनो, कोई दिन बोला दोबारा बोलना सर। ये ट्रेन था, ट्रेन ए से जा रहा था, ब्लॉक भी ए से जा रहा था। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में रिलेटिव स्पीड नहीं है, ये दोनों एक सिस्टम है, कंबाइंड जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे बोल रखा है। ट्रेन का एक्सेलरेशन तो ए मुझे दिख रहा है, अगर ये ए से जा रहा है तो ऑब्वियसली ये मास भी ए से जा रहा होगा। इस ए में तो एक फोर्स इंजन लगा रहा है, वो इंजन का मुझे दिख रहा है। इस ट्रेन पे तो एक इंजन है, वो दिख रहा है। बट इस मास में कौन सा इंजन है, कोई इंजन नहीं है। तो इस पे एक फोर्स, कहीं ना कहीं से तो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसके पास एक एक्सेलरेशन है। और अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो न्यूटन ने मुझे बता रखा है कि भाई देयर मस्ट बी अ कॉज। इफ देयर इज एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट, देन देयर मस्ट बी अ कॉज। कहीं ना कहीं तो इसका कॉज, कारण छुपा हुआ है। और अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो जो भी फोर्स इस पर लग रहा होगा, सबको जब तुम वेक्टर सम करोगे ना, पता नहीं कौन सा लग रहा है इस पे, सबको जब तुम वेक्टर सम करोगे ना, तो उसको इसी डायरेक्शन में आना है। और जो इस पर फोर्स लगने की संभावना है, वो मुझे बस ये सरफेस दिख रहा है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ना। मैक्स टू मैक्स ये सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और इस सरफेस को इस पे आगे ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्टैटिक होगा। जब इस ट्रेन ने इस ब्लॉक पे आगे फोर्स लगाया, तो न्यूटन के तीसरे नियम से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ब्लॉक इस ट्रेन को पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा। दोनों का एफबीडी बना सकते हो आप, दोनों का एफबीडी बना लो। ये स्मॉल एम है, इसका एक्सीलरेशन आगे की ओर है, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ है। ये मेरा ट्रेन है, इस पे इंजन आगे की फोर्स लगा रहा है, इंजन आगे का फोर्स लगा रहा है, और इस पे ये फ्रिक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, ये एफ एस और ये एफ एस दोनों बराबर होंगे ना, ये एफ दोनों बराबर होंगे। न्यूटन तीसरे नियम से इक्वल एंड अपोजिट लगा रहा होता है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, तो दोनों एफ एस बराबर होंगे, इक्वल और अपोजिट, ठीक है। तो सभी ने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया 1.5, बट डायरेक्शन कोई नहीं बता पाया। चलो अब यहां से एफ एस की वैल्यू मुझे पता होती है, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस ए, एंड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट बराबर मास और इसका एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। और एफ नेट जो है ना, एफ नेट बॉडी पे लगने वाला सारा फोर्स, मुझे बस एक ही दिख रहा है, एफ एस। ठीक है, और एफ एस की जगह पे मैं एम ए पुट कर दूं क्या? चलो, एम ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस ए नहीं होगा यार, यहाँ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, म्यू एस एन होगा, म्यू एस एन, ठीक है। एम ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी, यहां से ये एम और ये एम कैंसिल हो गया, यहां से मेरा ए जो आया वो लेस देन आया म्यू एस जी। ये इनइक्वालिटी है, जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और जब तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे ना, तो इनइक्वालिटी इक्वल टू में बदल जाता है। ये लेस देन जो है ना वो हट जाता है, जब तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाओगे तो ये लेस देन हट जाता है, और ये फाइनली मेरा क्या आ गया, म्यू एस जी आ गया, ठीक है। और म्यू एस जी की वैल्यू है 0.15 इंटू 10, ये एग्जैक्ट आया 1.5, ठीक है। चलो पूछो किसी को डाउट है तो।
म्यू एस एम जी क्यों लिया? नो सर। ये तो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, मैं इसको अपने क्लास में सॉल्व करवा चुका हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन म्यू एस एन होता है। फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली, ये फ्रिक्शन जो इस पर पीछे लग रहा होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, अगर इसको फोर्स अगर आप ड्रॉ करोगे ना, पुल करोगे, ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होता है ना, फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। यहां से शुरू होता है कहानी। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो हम म्यू एन देते हैं। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। अगर ये स्टैटिक है तो लगेगा, और अगर ये काइनेटिक में आ गया, ठीक है, ये ऐसी कहानी शुरू होती है। क्लियर? और किसी को पूछो, क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, जो फ्रिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो उसका डायरेक्शन होता है। अगर आपने डायरेक्शन ही निकाला तो आपसे तो न्यूमेरिकली तो आंसर नहीं आओगे, वो तो हम जान ही रहे कि एफ एस को पुट कर दोगे म्यू एन, फलाना करके आंसर तो आ ही जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपने डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट किया ना, तो अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने सहारा लिया, न्यूटन्स लॉ का सहारा लिया, न्यूटन का सेकंड लॉ का सहारा लिया, कि मैंने ये देख लिया कि भाई जो ये जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर वाला, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट एक्सिलरेटेड है, और अगर वो एक्सिलरेटेड है तो उसके पास एक फोर्स तो होना ही चाहिए जो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में, और नेट जो होना चाहिए ना वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो Yes, ये sir. ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आएगा ना कि ये तो मेरा ब्लॉक है और ये मेरा ब्लॉक है, ये इधर जा रहा है, तो बहुतों ने बोला कि ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बहुतों ने ये बोल रखा है। ठीक है, ऐसे काम नहीं करता है ना, आगे जा रहा है तो पीछे लग रहा है, ऐसे काम नहीं करता है। हमें न्यूटन्स के लॉस को ना ध्यान में रखना होता है। चलो आगे देखते हैं ना, एक सवाल और देख लेते हैं। कितना टाइम हो गया यार? तो मतलब ये है कि जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हमारे ऊपर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। हाँ, स्टैटिक ही लग रहा होता है ऑब्वियसली। हाँ। और अगर वही ट्रेन और स्पीड से चलने लगेगा जब तुम्हारा स्टैटिक, और अगर उसी ट्रेन में तुम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हो, तुम पीछे मुड़े जा रहे हो, ट्रेन आगे भागे जा रहा है, तुम पीछे चले जा रहे हो। ठीक है, चलो ये सबसे बेहतरीन सवाल है। ये किसका माइक ऑन है? न्यूज कौन चला रखा है? चंचल न्यूज चला रखी है क्या? चलाओ, हम भी सुनेंगे यार तुम्हारा न्यूज। चलो आ जाओ, 23 नंबर देखते हैं ना। रुको, 23 नंबर देखते हैं। टोटल बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास एम एंड एम रिस्पेक्टिवली हैव इक्वल किए। अब इसमें 5 मिनट लगेगा ना, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट इसमें लगेगा। देखो, दो बॉडी है, अदरवाइज जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है। ये एम है, ये एम बी है। इसका काइनेटिक एनर्जी बताया गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि पी, इसका कुछ मोमेंटम होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इस ब्लॉक के पास, इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए और लीनियर मोमेंटम ऑफ बी जो है ना, वो एम ए बाई एम बी आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, एम बी की काइनेटिक एनर्जी के बी दे रखा है, एम ए का काइनेटिक एनर्जी के ए दे रखा है। ठीक है, और दोनों बराबर है। क्वेश्चन क्या बोल दिया? काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास बराबर है, ये क्वेश्चन बोल रखा है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। चलो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? ठीक है, क्या मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं? एम इंटू वी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो एम इंटू वी का होल स्क्वायर है, तो मोमेंटम मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। यहां से पी का फॉर्मूला क्या आ गया? पी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आ गया? 2 टाइम्स मास, 2 टाइम्स मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब इसको तो रेडियो एक्टिविटी में तो जम के, मैं इसको मैकेनिक्स में मैं नहीं सीखा था इसको, मैकेनिक्स में मुझे पता नहीं था कि ऐसा फॉर्मूला होता है। जब मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहा था ना, रेडियो एक्टिविटी, वो जो आपका चैप्टर 12th क्लास में आएगा, तो उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। जो रदरफोर्ड जो एल्यूमिनियम जो गोल्ड फॉइल पे जो बम्बार्डमेंट कराता रहता था ना हीलियम पार्टिकल्स का, उसमें यहाँ पे वो काम आता था। तो मुझे ये फॉर्मूला वहाँ रेडियो एक्टिविटी में पता चला था। देखो आपको मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ अगेन। अब मुझे ये प्रूफ करना है ना, यहाँ से मुझे ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से मैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से मैं पी ए स्क्वायर बाई पी बी स्क्वायर
क्या मैं 2 MA KA डिवाइडेड बाई 2 MB KB लिख सकता हूँ क्या, यहां से ना, ये वाला, ठीक है, क्लियर है, यहीं से मैं ले गया हूँ इसको, सब में ए लगा दिया, सब में बी लगा दिया और मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे के और के बी कैंसिल हो जाएगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे बोल रखा है ना के और के बी कैंसिल हो जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन ने मुझे बोला है, क्वेश्चन ने मुझे बोल रहा है कि दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम कर दिया मैंने, दो दो भी तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचा भाई, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचा, PA/PB, इधर देखना ये स्क्वायर है ना दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर यहां जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा क्या, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो अब किसी को कुछ बोलना है तो बोलो भाई, ये सवाल भी खत्म हो गया। सर आपने वाली एम slide अपॉन दिखा दो। यस सर, हाँ पूछो। आपने एम अपॉन अच्छा ये, ओके मैं समझ गया, ये क्यों किया ना, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैंने क्यों किया, ताकि मुझे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में कुछ रिलेशन लाना था। तो एम भी तो मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वी एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक एम भी एक्स्ट्रा लगा दूं क्या, और एम एक्स्ट्रा लगाने का एक ही तरीका था कि ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला एम की वजह से ये एक्स्ट्रा तो आ जाएगा, और इस एम की वजह से इसको यहाँ नीचे रखे रहेंगे, क्या ही दिक्कत है। मेरे मेन मकसद तो मेरा है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों में रिलेशन बताना था, इसलिए मैंने ऊपर नीचे गुना किया था। ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम नया सेट लेकर के आएंगे, कल 9 बजे से नया सेट होगा, ठीक है। ओके सर। चलो थैंक यू ऑल, सर इस पीडीएफ में गुड कितने नाइट। क्वेश्चंस हैं?